हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बाउंड्री कंडीशंस स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन स्टडी करी थी, जहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक के लिए बाउंड्री कंडीशंस कैलकुलेट की थी। और यहां पर आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग टू आपके इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कि कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर फ्री स्पेस, इनके लिए भी हम बाउंड्री कंडीशंस यहां पर कैलकुलेट करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि जब आप बात करते हैं कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर फ्री स्पेस की, तो जो आपने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन स्टडी करी है डाइलेक्ट्रिक के लिए, वही आपका बेस बनने वाला है। अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मान के चलो कि आज का लेक्चर जस्ट एक फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जो हमें यहां पर नेक्स्ट अब स्टडी करना है, वो हमें स्टडी करना है कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक। तो जब भी आप बात करोगे यहां पर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक की, तो यहां पर आपका जो एक मीडियम होगा वो आपका कंडक्टर होगा और एक मीडियम जो होगा आपका डाइलेक्ट्रिक होगा। तो यहां पर मैं इंटरफेस बना देता हूं, बाउंड्री बना देता हूं, और यहां पर ये मीडियम आपका कंडक्टर है और ये मीडियम जो है आपका, ये मीडियम आपका डाइलेक्ट्रिक है। तो यहां पर हमने बहुत पहले, मींस थोड़े लेक्चर पहले हमने स्टडी किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड द कंडक्टर, वो होती है जीरो। कंडक्टर जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ये हमने स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर कंडक्टर में यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाया था, नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आप समझो, यहां पर इस तरीके से मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं ET, और ये आपका हो जाएगा EN, और यहां से ये आपका हो गया E। तो बेसिकली मैंने ET और EN यहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों ड्रॉ कर दिए हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहां पर मैं E1 E2 नेमिंग नहीं करूंगा। मैं फिर से आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर का यूज करके ही आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने E1 E2 इस तरह से नेमिंग की थी, यहां जरूरत नहीं है। यहां पर एक्चुअल में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सिर्फ यहां पर है, तो ओनली आप E नेम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से अब अगर हम बाउंड्री कंडीशंस कैलकुलेट करने के लिए जाएं, तो आप देखो क्या क्या होगा। आप समझो, यहां पर आप देखो, जब आप बाउंड्री कंडीशन के लिए जाओगे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए अलग से कैलकुलेशन देखा था और नॉर्मल कंपोनेंट के लिए अलग से कैलकुलेशन देखा था। तो यहां पर मैं आपके लिए शो कर देता हूं टेंजेंशियल कंपोनेंट का कैलकुलेशन। तो आप समझो, यहां पर इस तरीके से हम लोगों ने एक पाथ लिया था, आपको याद होगा अच्छे से। तो ये पाथ यहां पर मैं शो कर देता हूं आपको, और उसके बाद यहां पर मैंने हाइट ली थी del H और विड्थ ली थी मैंने del W। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो del H होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, टेंड्स टू जीरो होता है। तो सारी सिचुएशन आपकी एग्जैक्टली सेम यहां पर रहने वाली है। अब यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, E.dl इक्वल टू जीरो वाला फॉर्मूला। पॉइंट याद आ गया आपको अच्छे से। तो यहां से आप देखो, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जब जब ना आप इस पोर्शन की बात करोगे, तो बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेके चलना है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो यहां पर E.dl मतलब सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस पाथ, अराउंड दिस क्लोज पाथ। तो यहां पर जब आप सर्कुलेशन लेने जाओगे, तो आप देखो, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ है। तो आप देखो फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन के लिए आप देखो कितना हो जाएगा, dl की वैल्यू कितनी है, del W। E कितना होगा आपका, ET, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आप क्या मेंशन करोगे यहां पर, ET del W। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। बिल्कुल सिमेट्रिकल आपको सोच के चलना है यहां पर। तो यहां पर del H/2 ऊपर, del H/2 नीचे। तो यहां पर देखो, जब आप नीचे की तरफ आओगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और EN का डायरेक्शन मैंने इस बार ऊपर की तरफ लिया है।
तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट हाफ के लिए आप मेंशन करोगे माइनस ई एन डेल एच अपॉन टू। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक बहुत आराम से। आप देखो ये फर्स्ट हाफ को देखो, जो ऊपर वाला है वर्टिकल लाइन डेल एच बाई टू है डीएल, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन वो किस तरफ है, आपकी ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर सेकेंड हाफ को देखो जो नीचे की तरफ है, यहां पर आपको बस क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर में आप EN1 EN2 लेते थे, यहां पर बस ये समझ के चलो जो EN1 है वो EN है और EN2 की वैल्यू 0 पुट करना है। तो अगर आप ये लेक्चर ना भी स्टडी करो ना, बस प्रीवियस लेक्चर में जाकर ET1 और EN1 की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखो यहां पर हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है कंडक्टर में, ये ध्यान रखो, इंटू डेल एच बाई टू। उसके बाद आप इस तरफ आओगे, लेकिन यहां भी कुछ है नहीं, तो आप क्या मेंशन करोगे, 0 इंटू डेल डब्ल्यू। फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या मेंशन करोगे, 0 इंटू डेल एच बाई टू। फिर फाइनल देखो जो आपका ऊपर वाला हाफ है डेल एच बाई टू होगा, और EN आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बार आप ऊपर जा रहे हो और EN का डायरेक्शन भी ऊपर है, मतलब क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस EN, और ये हो जाएगा आपका डेल एच बाई टू इक्वल टू कितना है आपका, 0। क्लोज इंटीग्रल E डॉट DL इक्वल टू 0 है। तो आप देखो यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया फिर से, और बाकी सब 0 ही है, तो आपकी ET की जो वैल्यू है वो यहां से कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां से आप देख सकते हो आपको ET की वैल्यू 0 मिली है, ठीक है, डेल डब्ल्यू तो 0 है नहीं, तो आपको ET की वैल्यू यहां से 0 दिखाई दे रही है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि प्रीवियस लेक्चर में जो आपने स्टडी किया था उसको आप रेफरेंस लेकर चलो। आपने स्टडी किया था ET1 इक्वल टू ET2, ये आपको याद होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं अक्रॉस द बाउंड्री सेम रहते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, ये आपको याद है अच्छे से। तो अगर यहां पर मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो मीडियम 1 में भी क्या होना चाहिए, आपका 0 ही होना चाहिए था। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो इसलिए यहां पर ET की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0 मिल गई। टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होते हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे नॉर्मल कंपोनेंट के बारे में। तो मैं यहां पर फिगर फिर से ड्रॉ करूंगा और नॉर्मल कंपोनेंट आपको शो करूंगा। तो अब हम यहां पर नॉर्मल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा मैंने बोला, हमें फिगर फिर से ड्रॉ करना होगा, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया तो आपको याद भी होगा कि नॉर्मल कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना। तो यहां पर आपको डी शो करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ई वेक्टर नहीं शो करना है आपको। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, दोबारा से फिगर ड्रॉ कर दूंगा, और आपको याद होगा हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करी थी, जहां पर हमने डेल एस क्या लिया था, सरफेस एरिया, और डेल एच क्या था आपका, हाइट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था कि डेल एच लग आपको बहुत बड़ा रहा है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा है नहीं। डेल एच क्या है, टेंड्स टू 0, बस आपको अच्छे से दिखाई दे, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे शो किया है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अब अगर आप यहां पर शो करने के लिए जाओगे तो आप देखो यहां पर मैंने dt शो कर दिया है आपके लिए। इसके अलावा यहां पर मैंने dn शो कर दिया है, और ये आपका हो जाएगा d। तो इसे अगर आप ध्यान से अब अंडरस्टैंड करोगे तो आप देखो यहां पर नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट आपने शो कर दिया है। ये आपका कौन सा मीडियम है, ये आपका मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, और ये आपका कौन सा मीडियम है, कंडक्टर। आपको अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यह समझाया था कि ये जो आप गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हो, फ्लक्स किस तरफ निकलेगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे के बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, D डॉट ds इक्वल टू Q, यही होता है ना हमारा गॉस लॉ। तो D डॉट ds इक्वल टू जब आप Q अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, आपका फ्लक्स ऐसे यहां से ऐसे जा रहा होगा, और नीचे की तरफ आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका वैल्यू कितना है, 0 है फील्ड का। तो यहां से देखो जो डायरेक्शन dn का है वही डायरेक्शन आपका इसका है। तो आप कैसे लिखोगे, dn इंटू डेल एस इज इक्वल टू Q को आप किस फॉर्म में लिखोगे, यहां पर आप सरफेस की बात कर रहे हो ना, तो आप कैसे लिखोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो रो एस इंटू डेल एस, आपको याद होगा।
ठीक है, तो रो एस आपकी क्या है, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां से अब आप देख सकते हो कि डेल एस और डेल एस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो dn की वैल्यू है आपकी वो कितनी आ जाएगी, यहां से रो एस। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो ये जो आपको dn की वैल्यू मिल रही है रो एस, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में आपको मिली थी वैल्यू dn1 माइनस dn2 या dn2 माइनस dn1 की वैल्यू रो एस के इक्वल मिली थी, और जबकि यहां पर आपको dn की वैल्यू ही किसके इक्वल मिल गई है, रो एस के। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ dn शो किया है, dn ऊपर की तरफ था, ये भी ऊपर की तरफ, नीचे आपका कुछ है ही नहीं, तो आपको जीरो लिखना था, कुछ आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहां से dn की वैल्यू आपकी आ गई है सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल। और यहां पर भी अगर आप बात करते हो कि रीजन अगर आपका चार्ज फ्री होता है तो dn की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही है कि कंडक्टर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यहां पर जीरो होती है। और आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो एक्सटर्नल टू द कंडक्टर होती है और कंडक्टर सरफेस के नॉर्मल होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंडक्टर सरफेस के नॉर्मल होती है, नॉर्मल, एक्सटर्नल टू द कंडक्टर होती है। पॉइंट समझ में आ गया, इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अब अगर मैं आपके लिए शो कर दूं तो आप समझो आपको ET की वैल्यू क्या मिली है, जीरो, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन r, ET इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ET आपका जीरो है। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते थे, यहां पर देखो आपको dn की वैल्यू क्या मिली है, रो एस, तो इसको आप लिख सकते थे dn इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन r, En इज इक्वल टू रो एस। रो एस क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से आपको मैं अब जो नेक्स्ट चीज सिखाने वाला हूं, दैट्स व्हाई मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया है। नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, मैंने आपको टोटल प्रीवियस लेक्चर में 3 इंटरफेस बताए थे, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर फ्री स्पेस। तो अगर यहां पर फ्री स्पेस होता तो बस एक ही चेंज होने वाला है कि जो यहां पर मैंने एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन r ET लिखा है ना, उसकी जगह में लिखता है एप्सिलॉन जीरो ET। मतलब बस आपको करना क्या है, ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक के लिए एप्सिलॉन r यहां पर शो किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बस आपको 1 पुट करनी है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली किस पे चेंज हो जाएगा, फ्री स्पेस में। कंडक्टर फ्री स्पेस लोगे तब भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो ही रहेगा, सारी सिचुएशन आपकी सेम रहेगी। बस आप क्या करना, एप्सिलॉन r की वैल्यू को 1 पुट कर देना। दैट्स व्हाई मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि केस नंबर 3 जो है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी, आप बस एक थोड़ा सा चेंज करोगे केस नंबर 2 में और आपको केस नंबर 3 यहां पर मिल जाएगा। तो ये आपका होता है केस नंबर 2 एंड 3 रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशंस। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये आपका क्या है, यहां पर नॉर्मल कंपोनेंट है। तो आई होप ये पूरी की पूरी बाउंड्री कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको मेनली केस नंबर 1 पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं तीनों केस को मिलाकर न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल जो होंगे वो मेनली केस नंबर 1 पे ही ज्यादा फोकस्ड होंगे, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।